चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटा आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस चलिए सर। ठीक है जी, ओके। तो फिर आज ना मैं ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करा रहा हूँ। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाले चैप्टर में अभी अगर कहीं पर मिसलेनियस तक भी कोई डाउट हो, पहली एक्सरसाइज में, दूसरी में, तीसरी में, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं करा तो कर लो आराम से इसको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में स्टार्ट कर रहा हूँ और डिफरेंशिएशन के बहुत बड़े बड़े जो फॉर्मूले हो गए कि आप समझ लो कि जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन वाला हो गया या चेन रूल लगाने वाला हो गया, वो सब कुछ की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। यहाँ सिर्फ ये देखना होगा कि किस वेरिएबल को किस दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर डिफरेंशिएशन का बहुत बेसिक सा भी आइडिया है तो भी आप लोग कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसमें सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टेंथ 11 12th में ये जो क्लासेस होती है ना, इसमें बड़ा डंबल वम्बल उठाने का बड़ा मन करता है कि हमारे डोले वोले बन जाएं। तो जब जब हम भी थे ना, तो हमसे सबसे ये कहा जाता था कि बेटा ये मत किया अगर, इससे हाइट रुक जाती है। इसकी क्या हाइट रुकेगी अब? वही तो मैं सोच रहा हूँ, इनको तो ये भी नहीं कह सकते। चलिए सही है। लेकिन थोड़ा ध्यान वगैरह रखना उसमें, कमर वगैरह में कई बार हाँ नहीं प्रॉब्लम हो जाती है, और मतलब इसी एज में होती है प्रॉब्लम कि कमर पर कोई भी किसी भी तरीके से डिसलोकेशन ना हो जाए। हाँ तो मतलब कर लो वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा शौक है, अच्छा है। चलिए जी इसमें ना कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स से ये चीज़ें जो है समझ में आएंगी धीरे धीरे। आप ये देखिएगा, जैसे पेज नंबर 195 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। पेज नंबर 195 एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिएगा ये है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सेंटेंस समझ में आ गया? बस जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ तो पहले शुरुआत में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उनमें साफ साफ लिखा होगा और हम उनको देख के ही समझ जाएंगे कि हमको किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, और लिखा हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिएगा इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले हम एरिया को करेंगे, और एरिया के बाद में इन्होंने पर सेकंड भी बोला है, तो पर सेकंड को 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू देखना है। तो मैं एरिया का फॉर्मूला देखूंगा। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सर्कल है, फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फॉर अ सर्कल ऑफ रेडियस r, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा कि उन्होंने बोला है कि एरिया को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा डिफरेंशिएट कैपिटल ए विद रिस्पेक्ट टू आर। कैपिटल ए को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी आर
ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। मतलब हमको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है, और किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में। तो ये तो सीधे सीधे जैसे डी ए बाई डी आर हो जाएगा, ये तो डी ए बाई डी आर हो गया। और जब पाई आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई इज अ कांस्टेंट, आर स्क्वायर को आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक कि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो उसका क्या हो जाता था? 2x हो जाता था। वैसे ही आर स्क्वायर को जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। तो डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये हो गया। फिर ये कहते हैं कि आपको इसमें बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बताया कि r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो जब मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा ना, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, डिफरेंशिएट करने के बाद उसकी वैल्यू को आपको डालना है। तो हमने क्या करा, जैसे डी ए बाई डी आर निकाल लिया, तो मैं लिखूंगा डी ए बाई डी आर, और फिर इसके आगे ना एक ऐसे लाइन खींच लेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर यहाँ नीचे लिख देंगे r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर। मतलब एरिया इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस r व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। dA बाई डी आर व्हेन रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू 2 पाई r थी, तो यहाँ r की जगह आप 5 डाल दो, तो ये हो गया 10 पाई सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, पर सेकेंड बोल रहे हैं, तो पर सेकेंड के लिए क्या करेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, बस सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि आपका जो डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं उसको भी वो पूछते हैं कि पर सेकेंड निकालना है, तो 1 सेकेंड में इतना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 है। सर जब हमें पर सेकंड या पर आवर गिवन हो, हम सिर्फ उससे पहले वाली यूनिट को डिफरेंशिएट करें और लास्ट में पर सेकंड या पर आवर लिख बस देना। बस 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है कि 1 सेकंड में कितना, तो हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, पर सेकंड को हटा दिया, विद रिस्पेक्ट टू, उन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जब एरिया दे रखा है ना हमको, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि एरिया में हमारा वेरिएबल के नाम पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ फॉर्मूले मुझे 10th क्लास के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले कुछ फॉर्मूले वो मुझे आने चाहिए, ठीक है। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है, कोन का वॉल्यूम, कोन का सरफेस एरिया। अगर याद नहीं है तो मैं इसकी टेबल भेज दूंगा। पाई आर स्क्वायर है, सिलेंडर का था। इसका कुछ नंबर चेंज हुआ है क्या राइट वाले लेंस का? नहीं, वो मेरे को कुछ वो लेंस मोटा लग रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। किसी को भी कुछ बोलूं हंसना शुरू कर देते, हंसना शुरू कर देते। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा था तुम्हारा, उसने हंसना शुरू किया, बेचारा चुपचाप बैठ गया, एकदम घबरा गया। अच्छा, मुझे लगा ऐसा इसका चेहरा देखकर। चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में चेंज क्या हो रहा है वो दे रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो मैं ना इसके फॉर्मूले से कुछ अंदाजा लगाऊंगा। गिवन मुझे दे क्या रखा है, ये देखिए आप, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब ऊपर क्या है वॉल्यूम तो dv, नीचे क्या है टाइम तो dt, dv बाई dt दे रखा है 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dv बाई dt हो गया। अच्छा,
फिर इन्होंने बोला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ये बढ़ रहा है तो इसके आगे प्लस लिखेंगे। अगर बाई चांस ये बोलते डिक्रीजिंग तो फिर माइनस लगा देते, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ घट रहा है। तो घटती हुई जो वैल्यू होती है उसको मैं नेगेटिव में लेता हूँ। ठीक, उसके बाद हम ये कहेंगे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। और ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब इज लाइक दिस। ये इसकी लेंथ हो गई, इसको भी साइड बोल देंगे, एस बोल देंगे। ये इसकी ब्रेथ हो गई, इसको भी साइड एस। और ये इसकी हाइट, इसको भी साइड एस। या एस ना बोलकर, सॉरी, एक काम करिए, इसको एक्स बोलो। वो क्यों, मैं बताता हूं अभी। एक्स बोल दीजिए इसको। ये क्या कह रहे हैं, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। तो सरफेस एरिया का आपको बताना है रेट क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज क्या है। जब धीरे 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 धीरे, मान लीजिए एक छोटा सा क्यूब है, वो छोटा सा क्यूब धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक, तो उसका सरफेस एरिया भी तो बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसका सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। वॉल्यूम का इंक्रीमेंटल रेट जो है, मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज है, वो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो सरफेस एरिया का पूछ रहे हैं, सरफेस एरिया, एस एस फॉर सरफेस एरिया। और जब ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, ये मेरे को निकालना है, डी एस बाई डी टी निकालना है। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगा कि वी नो दैट वॉल्यूम, we know that volume of a cube is given as v is equal to x cube। देखिए, क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर लेंथ भी एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है, और हाइट भी एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हो गया। हम क्या करेंगे, बिकॉज मेरे को दे रखा है डीवी बाई डी टी, ठीक है, मतलब वॉल्यूम इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा। कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर लो, वहां पर टाइम क्या था, टाइम नहीं दिया था, वहां पर बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो जिसका भी ये दे रखा होता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो उसी के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डी बाई डी टी कर देंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया। डी बाई डी टी ऑफ v क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी। और जब एक्स क्यूब को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर। हाँ, और नहीं नहीं, डी एक्स बाई डी टी, हाँ बिल्कुल सही। तो एक्स क्यूब यानी कि एक्स की पावर 3, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर दिया सबसे पहले, फिर अंदर एक्स था तो एक्स को भी तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। डी एक्स बाई डी टी, हमें मालूम है डी वी बाई डी टी की वैल्यू 9 है। 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। इस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या हुआ कि मेरे पास ना डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई यहां से। अब देखिएगा क्या करना है नेक्स्ट। वो पूछ रहे हैं कि डी एस बाई डी टी निकालना है, तो डी एस बाई डी टी निकालने के लिए सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे सरफेस एरिया क्या होता है, बताओ, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6x स्क्वायर।
s इज इक्वल टू 6x²। ये मैंने कैसे कहा, आप ये देखिए जो क्यूब होता है, क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6। भाई एक फेस हो गया फ्रंट वाला, एक हो गया बैक वाला, 2, एक हो गया राइट वाला, एक हो गया लेफ्ट वाला, 4, एक हो गया टॉप वाला, एक बॉटम वाला, 6 हो गए। और एक फेस का एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ x²। तो टोटल कितने फेसेस, 6, तो 6x² हो गया। तो 6x² हमारा सरफेस एरिया हो गया क्यूब का। उसके बाद मैं कहूंगा कि निकालना है ds/dt, तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d/dt ऑफ s इज इक्वल टू d/dt ऑफ 6x²। अब यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, ये तो हो गया ds/dt। 6 इज अ कांस्टेंट विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल टर्म x², तो 6 तो एज इट इज रहेगा, और x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। फिर x को फर्दर करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt। ये करने के बाद में क्या हुआ, वो फिर डर गया म्यूजिक सुन के बीच में। हो क्या रहा है यार तुम्हें, बीच बीच में डर जाता है। अब अगला देखिएगा, जैसे ये ds/dt हो गया, 6 2 12x, तो ds/dt 12x। अब dx/dt की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/x²। यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम 2, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो ds/dt इज इक्वल टू 12 3 36/x। फिर ये इन्होंने बोला था कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स, यानी कि x की वैल्यू 10 दे रखी है। तो ds/dt लिखकर यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचकर और x की वैल्यू लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, तो 36/10 3.6। अब देखिएगा ds है ऊपर, न्यूमरेटर में ds है, तो ds का मतलब क्या हो गया, एरिया, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम, टाइम मतलब सेकंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बताइए समझ गए कि नहीं, आर्श, अभिनव, ऐश्वर्या, अक्षत, यस सर। क्लियर है? Yes, एकांश, sir. एकांश, ईशान, कनिष्का, मन्नत, Yes, sir. श्रुति, Yes, वंशिका, Yes, sir. ठीक है जी, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि एक ना लेक है, लेक का मतलब झील है, उसमें रुका हुआ पानी है। क्वाइट लेक का मतलब वो कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, शांत है। उसमें हमने एक पत्थर को छोड़ दिया, ऐसे ही ड्रॉप कर दिया, तो जब पत्थर उस पर गिरेगा तो गोल गोल जो है वेव्स निकलेंगी उसमें से, और ऐसा लगेगा कि जैसे वो बाहर की तरफ जा रही हैं। तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि पहले एक छोटा सा सर्कल है, फिर वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, और फाइनली वो जब तक बड़ा होता चला जाता है जब तक वो लेक के आखिरी किनारे पर टच ना कर जाए, टकरा ना जाए। टकराने के बाद फिर वही वेव्स धीरे 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 वापस आती हैं, सेंटर पर आकर खत्म हो जाती हैं। ऐसा होता है। तो आप ये देखिएगा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे मैंने ये कहा कि ये एक लेक है, इसको मैंने बोल दिया, मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर, इसका आउटर बाउंड्री रेक्टेंगुलर है लेक की। ये एक लेक है, मैंने यहाँ पर एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे सर्कुलर वेव्स बनेंगी और निकलकर दूर तक जाएंगी। तो
ये जो वेव्स हैं, वेव्स आर ट्रैवलिंग, यानी कि ये जो वेव है, मान लीजिए ये वेव का सरकमफ्रेंस है, ये धीरे 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 ऐसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक, वेव ऐसे फैलती हुई दिखाई दे रही है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या हो रहा है कुल मिलाकर, इसको ब्रॉड सेंस में ये कहा जा सकता है कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पर या 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, स्पीड हो गई ना ये कि 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस बढ़ रहा है, वो जो सर्कल बन रहा है ना उसमें उसका सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पर बढ़ रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में 4 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ जाता है, तो वो पूरा सर्कल भी बड़ा हो जाता है। समझ गए? तो इसका मतलब आप ये देखिएगा, ये पहले ये रेडियस है इसका स्मॉल r, तो गिवन dr बाई dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, रेडियस के बढ़ने का रेट हो गया। समझ गए कि नहीं? पक्का? भाई बाकी बच्चे बताए, ऑनलाइन वाले क्लियर है? बताओ Yes, भाई, sir. ईशान, विकांश, कनिष्का, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए सबसे पहले बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें दे क्या चीज रखी है और पूछी क्या जा रही है। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें ये बोल रहे हैं एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, उस इंस्टेंट पर जब सर्कुलर वेव का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उस टाइम हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। एनक्लोज्ड एरिया मतलब इसके अंदर का जो एरिया है वो कितने रेट पर इंक्रीज हो रहा होगा, तो डीए बाई डी टी निकालना है। समझ गए? हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसका मतलब डीवी बाई डी टी। इस क्वेश्चन में पूछा था हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, तो आपने क्या निकाला, डीएस बाई डी टी। यहां पर पूछ रहे हैं हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो डीवी और डीए बाई डी टी, डीए बाई डी टी ये निकालना है, डी आर बाई डी टी गिवन है और डीए बाई डी टी निकालना है। सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस ये वाले फॉर्मूले हमको याद रखने हैं और बाकी आप देखना कि यहाँ पर कोई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कोई आपका साइन वाला डिफरेंशिएशन के साइन का फॉर्मूला साइन कॉस टेन, ये कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बस ये बेसिक आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, सर्कल का क्या है, क्यूब का क्या है, क्यूबॉइड का क्या है, रेक्टेंगल, आपका सिलेंडर, ये सारी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर करूंगा इसको। तो हमें डी आर बाई डी टी दे रखा है और डी ए बाई डी टी पूछा जा रहा है। बस ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है, फिर क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, आसान, फिर कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिएगा, एरिया ऑफ अ सर्कल area of a circle is pi r square, a is equal to pi r square, differentiate both sides with respect to t, तो d by dt of a is equal to d by dt of pi r square। अभी जब a को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया dA by dt is equal to d by dt of pi r square, pi is a constant which will remain as it is, और r स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r। r स्क्वायर का अगर सिर्फ r के ही रिस्पेक्ट में करते तब तो 2r होता, पर t के रिस्पेक्ट में है तो 2r करने के बाद dr by dt भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया dr by dt। चलिए, तो dA by dt की वैल्यू क्या हो गई, 2 पाई r, और dr by dt की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब वो पूछ रहे हैं dA by dt हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, r की जगह 10 डाल दीजिए, 2 पाई इंटू 10 इंटू 4, 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी, क्योंकि ऊपर एरिया नीचे टाइम है, तो एरिया का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड हो जाएगा।
ठीक है, चलिए जी उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आर्श ये क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अगला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ हमारा जो इन्होंने बोला लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यानी कि जो उसकी डायमेंशन है, जो लेंथ है, ठीक, वो लेंथ तो दे रखी है सेंटीमीटर में और टाइम दे रखा है मिनट में, सेंटीमीटर पर मिनट ये दे रखा है। देखिएगा कैसे करेंगे। The length x of a rectangle रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है x, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और जो विड्थ है यानी कि जो ब्रेथ है उसको मैंने y मान लिया, मैंने क्या मान लिया, दे रखा है यहाँ पर is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equal to 10 centimeter, y is equal to 6 centimeter. Find the rate of change of perimeter and area of the rectangle। ठीक है, देखिए इसमें इन्होंने दे रखा है कि लेंथ x is decreasing at the rate of, तो dx by dt, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -3 सेंटीमीटर पर मिनट। जो ब्रेथ है वो y है, dy by dt वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इसके बाद देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो x और y की वैल्यू शुरुआत में नहीं रखते, लास्ट में रखते हैं। ठीक, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो ए पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब पेरीमीटर अगर p है तो वो dp बाई dt पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो हम कहेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या इसको बोल दो L की वैल्यू क्या है x और B है y, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 2y। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, रुको, dp बाई dt इधर तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में dp बाई dt, राइट हैंड साइड में d बाई dt ऑफ 2x प्लस 2y। ठीक है, तो dp बाई dt इज इक्वल टू, जब 2x को करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो 2 एज इट इज, x का क्या हो गया 1, और फिर नहीं सीधा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी ना, समझ गए, समझ गए, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू वाई को t के रिस्पेक्ट में तो 2 इंटू डी वाई बाई डी टी। अब dp बाई डी टी 2 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है -3 सेंटीमीटर पर मिनट, -3, 2 इंटू डी वाई बाई डी टी कितना दे रखा है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -2 सेंटीमीटर पर मिनट।
अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 6 डालने की, तो हाँ नहीं पड़ी तो क्या कोई ज़रूरत नहीं है। अगर x वेरिएबल मिलेगा तभी तो उसकी वैल्यू डालूंगा, y मिलेगा तभी तो वैल्यू डालूंगा, वो मिला ही नहीं। -2 आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। फिर नेगेटिव मत लिखना, जब डिक्रीजिंग लिख दिया फिर नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे देयरफॉर पेरीमीटर is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में पूछ रहे हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, कि आपको क्या बताना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब डी ए बाई डी टी। ए क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया बड़ा मुश्किल, एल बी एच, एल इंटू बी हो गया। ठीक है, बड़ा सोचना पड़ रहा है, एल इंटू बी। अब लेंथ कितना है x और ब्रेथ कितना है y, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो इधर ना x और y दोनों ही वेरिएबल हैं, दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। भाई x जो है वो बढ़ रहा है, वो सॉरी घट रहा है, और y जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक, तो यानी कि दोनों ही वेरिएबल हैं, वेरी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो इधर तो आ गया डी ए बाई डी टी, और प्रोडक्ट रूल का मतलब पहले x एज इट इज डी वाई बाई डी टी प्लस वाई एज इट इज और मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया। अब उस तरफ करेंगे, अब देखिएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी टी। हाँ, अब एक काम कर लेना, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके और फिर लिख देना x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कॉमा y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कॉमा y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये जब भी मैं पीछे देखता हूँ तो तुम्हारी गर्दन एकदम से ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है? अच्छा ये, ओहो, कोई वोडाफोन यूज करता है अपने से? वोडाफोन चल रहा है सिम? बहुत बहुत सिम्स में आज प्रॉब्लम आई है, बहुत सिम्स में 3 घंटे लाइन में लगाऊंगा। ये तुम्हारा चल रहा होगा, मेरे पास भी दो हैं, मेरे पास भी वोडाफोन के दो हैं, तो एक चल रहा है एक नहीं चल रहा। जो मेरा मेन फोन है वो आज उसका सिम करप्ट हो गया, तो लाइन लगी हुई थी, मतलब बड़ी मुश्किल से मिल गया सिम मेरे को, और उसमें भी 24 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे बाद फोन चालू होगा। हाँ हाँ, मतलब ये यहाँ की प्रॉब्लम नहीं, नेशन वाइड प्रॉब्लम आई है आज वोडाफोन में, यहाँ नहीं कह रहा हूँ, हर जगह। चलो कोई बात नहीं, अभी जरा ये देख लो, ये ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देखना था। अब वैल्यू डालनी है, जैसे ये x है तो x की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, इधर लिख लेते हैं नीचे, 10 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना था, प्लस का 2 प्लस वाई, वाई कितना है 6 सेंटीमीटर, और डी एक्स बाई डी टी है माइनस का 3, तो 10 टू ज़ा 20 और 6 इंटू -3 हो गया माइनस का 18, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग, प्लस का 2 आया है ना, तो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट।
चलिए जी अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाई दिस। एग्जाम्पल 5। तो टोटल कॉस्ट इन रुपीज ये ऐसे है, कॉस्ट फंक्शन कहते हैं इसको, सी और ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब। हाँ हाँ कॉमर्स वाले पढ़ते हैं 0.005। अरे करना है ये क्वेश्चन इसका मतलब इसके क्वेश्चंस जो हैं इनकी संख्या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा रहती है, आपके लिए थोड़ी कम है। तो फिर नाक से नीचे आ गया मास्क, क्या करते हो तुम। 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर। हाँ क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स दे रखा है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना। 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output. Output क्या है, जो भी हम कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आइटम्स क्या है, एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम। यूनिट्स का मतलब कितनी क्वांटिटी है, कि हम मान लीजिए कुछ भी टूथपेस्ट बना रहे हैं, तो कितने टूथपेस्ट, 10 टूथपेस्ट बना रहे हैं या 15 बना रहे हैं, तो वो एक्स की वैल्यू हो गई, उनकी गिनती। तो मार्जिनल कॉस्ट इन्होंने डिफाइन भी कर दिया, वेयर मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल कॉस्ट यानी कि सी, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको डिफरेंशिएट करना है, तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और इन्होंने बोला फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ गए। तो ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट इसको एम एक्स बोल दीजिए, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स मतलब जो कॉस्ट फंक्शन है उसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। 30x प्लस 5000 बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वालों को, सभी को बताइए। Yes. चलिए ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एम एक्स यानी कि मार्जिनल कॉस्ट 0.005 एज इट इज, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। 0.005 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.02 और x स्क्वायर का क्या है 2x। 30x का क्या हो जाएगा प्लस का 30, क्योंकि x का तो 1 हो गया, और 5000 का हो गया 0। और इन्होंने बोला व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो M3 x की जगह 3 डाल देना है। 0.005 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.015 इंटू 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 डाल देना है। 0.02 इंटू 2 हो गया 0.04 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 30। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 15 9 होता है 135। 0.135
0.4 इंटू 3 तो 0.12 माइनस का 0.12 प्लस 30। 0.12 को मैं बोल सकता हूँ 0.120, तो 135 और 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 0.015 प्लस 30, तो ये हो गया रुपीज 30.015। और 30.015 को, क्योंकि रुपीज़ में और पैसे में जब भी मतलब पॉइंट में आता है तो ये 30 तो रुपीज़ हो गए, 015 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक ना लेकर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रुपी 30.02, यानी कि 30 रुपए और 02 मतलब 2 पैसे। ठीक है, अब तो नहीं आते, हाँ पहले आते थे 1 पैसे 2 पैसे। हाँ हाँ 2 पैसे, अगर 20 होता तो 20 पैसे होता। हाँ चलिए जी, उसका उसके बाद देखिएगा। हाँ नहीं, वो सही नहीं होगा, क्योंकि ना रुपए और पैसे में हमको ये ध्यान रखना है कि पैसे जो होते हैं मतलब पॉइंट के बाद जो भी आता है रुपीज में, वो हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना होता है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0.015 मतलब 3 डेसिमल होते ही फिर उसको आपको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ता है, इस वजह से तो इसको आप 0.02 बोल देंगे 0.015 को। अगला देखेंगे, अगला है एग्जाम्पल नंबर 6। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाई rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। एग्जाम्पल 6, rx दे रखा है यहाँ पर रेवेन्यू फंक्शन। देखिए कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ये है कि मैंने किसी चीज को परचेज करा कुछ पैसा देकर और फिर मैं उसको बेच रहा हूँ आगे। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने उसको जिस प्राइस पर बेचा वो मेरे लिए क्या हो गया, जो मेरे पास उसको बेचकर जो पैसा आया वो रेवेन्यू हो गया, वो रेवेन्यू हो गया। तो जिस पर मैंने खरीदा जिस कॉस्ट पर, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन। जिस कॉस्ट पर मैंने बेचा दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू अगर कॉस्ट फंक्शन से ज्यादा है तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने चीज 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दी तो 2 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, अगर प्रॉफिट फंक्शन पूछा जाता है तो उसको हम रेवेन्यू में से कॉस्ट फंक्शन को माइनस कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है, जो बचपन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ा था, अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ना होकर कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन है। सेलिंग प्राइस की जगह रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन हो जाता है प्रॉफिट फंक्शन। बस फंक्शन क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आप जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर प्रॉफिट आएगा। जाते हैं ना कभी कोई किसी चीज का ऑर्डर देने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो इतना मार्जिन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ना ऑर्डर ज्यादा कर दीजिए। अगर आप कोई चीज मतलब बल्क में ऑर्डर करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको कॉस्ट तो कम लगा देंगे लेकिन आप थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। तो वो क्वांटिटी इसीलिए बढ़ाते हैं कि पता चले उसको एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में उसको 10 पैसे या 20 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर वो चाहेगा ना लगभग 10-12 हज़ार 15 हज़ार क्वांटिटीज, आप इतनी यूनिट्स आप चाहें इतनी यूनिट वो प्रोड्यूस करें तो उसको हो जाएगा 2-2.5 हज़ार रुपए का फायदा। हाँ तो वो इसी जो भी है। चलिए जी, अब एग्जांपल नंबर 6 में देखेंगे, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसी तरीके से अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन दे रखा है और उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब ये है कम से कम इतना रेवेन्यू होना चाहिए। चलिए जी, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x is equal to 5 whereby marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to the number of items sold at an instant। तो एम आर लिख दो, मार्जिनल रेवेन्यू ब्रैकेट में x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स। तो 3 एज इट इज है और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 36 इंटू 1 और 5 का क्या हो गया 0, तो 3 2 6x
प्लस 36, तो ये तो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब वो कब पूछ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू? वो कह रहे हैं कि व्हेन 5 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब x की जगह आपको 5 डाल देना है, तो MR और x की जगह डाल दीजिए 5। 6 इंटू 5 प्लस 36, 6 इंटू 5 हो गया 30, 30 प्लस 36 कितना हो गया? 66, 66 रुपीज। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। Yes, sir. एक्सरसाइज 6.1 दे रहा हूँ जी आपको होमवर्क में। टोटल क्वेश्चन तो 18 हैं, लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद, हाँ शायद आप 8 या 9 तो कर लोगे इसके क्वेश्चन। बाकी में जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं करवा दूंगा, ठीक है ना? तो एटलीस्ट इतना ट्राई करिए। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो नया स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट बचे हुए हैं, तो और कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप बस इतना कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। ओके Thank you, sir. ओके। Question